स्टूडेंट आप लोग चलिए पढ़ाई करिए और आप लोग क्लास में एंड तक ज़रूर जुड़िएगा। और आप लोग देखिएगा बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम हॉल है, आप लोग जब जाइएगा तो परीक्षा में हूबहू मेरी क्वेश्चन टकराएगा। आप लोग इस पीडीएफ को स्क्रीनशॉट ज़रूर खींच कर रख लीजिएगा, और अगर नहीं टकराया तो मेरा नाम सोहिल सर नहीं है। ठीक, तो चलिए आप लोग क्लास में जुड़े रहिए। तो जैसे कि बाबू आप लोगों को पता है कि आप लोग और हम आपको गाइडलाइन करवाते हैं, तो क्या चीज़ का, तो बिहार बोर्ड ना, बिहार बोर्ड यानी हम लोग हिंदी मीडियम के छात्र हैं, यानी हम लोग हिंदी मीडियम के छात्र हैं। ठीक, लेकिन कौन सी क्लास, तो क्लास भी तो होनी चाहिए ना। तो कौन सी क्लास, तो क्लास जो है बाबू क्लास 10, यानी हम आप लोगों को बिहार बोर्ड यानी हिंदी मीडियम और क्लास 10 यानी हिंदी मीडियम के छात्र को क्लास 10 में जो हो उनको हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन कौन सी सब्जेक्ट, तो बाबू जो सब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट जो है सब्जेक्टवा बायोलॉजी है। देखो सब्जेक्ट बायोलॉजी है, ठीक। लेकिन बायोलॉजी का कौन सी चैप्टर, तो जो बायोलॉजी का जो चैप्टर है ना वो चैप्टर 1 है, यानी चैप्टरवा 1 है। लेकिन जो बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 का जो नाम है ना, इस चैप्टर 1 का जो है नाम है जैव प्रक्रम। इसको हम लोग इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ओके। लेकिन जो यह है यह 2026 के लिए है, यह 2026 के लिए है, ओके। यह 2026 के लिए है। लेकिन आप लोग सोचोगे कि सर यह जो क्लास 10 जो आप पढ़ा रहे हैं यह 2026 के लिए है, तो क्या आप यह जो आप पढ़ा रहे हैं या क्या यह 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है, 2027 के लिए नहीं? तो नहीं बाबू, जब तक मेरा सिलेबस का पैटर्न हो, जब तक हटेगा नहीं, जब तक यही चीज़ हम लोग कब से 2018 से ही यही पैटर्न पढ़ कर आ रहे हैं, समझे। लेकिन हम लोग 2026 इसलिए देते हैं ताकि अच्छे लगे, कि बच्चों को समझ में आए कि 2026 के लिए सर पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, लेकिन बाबू क्या हम पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर 1, और चैप्टर 1 का जो नाम है जैव प्रक्रम। लेकिन जैव प्रक्रम जो चैप्टर है, चैप्टर 1, इसमें तो बहुत टॉपिक हम लोग को पढ़नी पड़ती है ना। तो हम लोग जंतुओं में पोषण अभी पढ़ने वाले, लेकिन हम लोग पौधे के पोषण पढ़ चुके हैं। आप लोग को शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी, ठीक, आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग समझिए जो है ना यह जंतुओं में पोषण, इसको तो आज मैं ख़त्म कर दूँगा। जंतु में पोषण जो है ना आज मैं ख़त्म कर दूँगा, जंतु में पोषण। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जंतुओं में पोषण। आज मैं जंतुओं में पोषण आप लोगों को बिल्कुल आसान और सरल भाषा में आप लोग को समझा देंगे। तो आप लोग क्लास को एंड तक देखिए। जंतुओं में पोषण, तो आप लोग जंतुओं के पोषण को मतलब समझिए। जंतुओं में पोषण, पोषण क्या है? पोषण का मतलब होता है हम लोग जो खाना पीना खाते हैं वह हमारे शरीर में लगता है और हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न करता है, उसे ही पोषण कहते हैं ना। तो ये जंतुओं में पोषण, आखिर जंतुओं में पोषण कैसे होता है, जंतु कैसे खाना खाता है, कैसे वो अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है, कैसे उसको ऊर्जा मिलता है, बस वही सब हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप लोग क्लास के इन तक जुड़े रहिए। तो आप लोगों का जो बोर्ड पर एथी देख रहा था, मतलब लाइन दिखाई दे रहा, अब नहीं दे रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक कर। तो चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन आप आगे आपका दूसरा पेज में निकल कर आया कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को लाइक कीजिए। आप लोग इस क्लास को ज़रूर लाइक कीजिए। तो आप लोग इस क्लास को लाइक कीजिए, तो LIC के आप लोग लाइक कीजिए। तो और यह जो है यह हमारा लोगो है, ठीक, इस लोगो को आप लोग पसंद कीजिए। तो चलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन करवाता हूँ, आखिर क्वेश्चन क्या पड़ा। पहले देखो, पहले आप जो है ना
क्वेश्चन को समझिए कि आखिर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन समझिए, तो आप लोग समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो बाबू, देखिए आप लोग क्वेश्चन क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जंतुओं में पोषण कितने चरणों में संपन्न होते हैं। यानी आपका क्वेश्चन पूछ रहा है जंतुओं में पोषण, यानी जंतुओं में जो पोषण होता है ना, खाना पीना खाता है, तो कितने चरणों में संपन्न होते हैं। यानी कितने चरण, कितने टॉपिक के बाद जीव जंतुओं में जो पोषण होता है वह कंप्लीट हो जाता है, यानी पूरा हो जाता है। तो आप लोग संपन्न का मतलब तो समझते हैं कि संपन्न का मतलब पूरा होता है ना। तो आप लोग चरण का मतलब समझिए। चरण, जैसे कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि बाबू आप लोग क्लास 10 की परीक्षा कितने चरण में कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि सर मैं पहला क्लास से लेकर 10th क्लास तक मैं पढ़ता हूँ, तब मेरा क्लास 10 का जो चरण होता है वह कंप्लीट हो जाता है। तो यानी क्या हुआ, 10वां चरण के बाद मेरा क्लास 10 जो है वह संपन्न हो जाता है, यानी पूरा हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर बोला जा रहा है जंतुओं में पोषण कितने चरणों में संपन्न होते हैं, यानी जीव जंतु में भोजन जो है ना, पोषण कितने चरणों में पूरा हो जाता है, यानी कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग घबराएंगे नहीं, और आप लोग जो है उत्तर में लिखना, बस उसी जो ऊपर में क्वेश्चन है ना, उत्तर में वही चीज़ लिख देना, लेकिन कितने के जगह पर कई लिख देना, ठीक है। तो आप लोग देखिए, जंतुओं में पोषण कई चरणों में संपन्न होता है, यानी जंतुओं में पोषण जो है ना बहुत चरणों, कई चरणों में संपन्न होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत नहीं बताऊंगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट जो जगह होता है बस वहीं पर हम आप लोग को बताएंगे। क्योंकि यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है बाबू, यह आप लोगों को 5 मार्क्स में पूछेगा। कितने नंबर में पूछेगा, तो यह जो क्वेश्चन है आप लोगों को 5 मार्क्स में पूछेगा, यानी 5 मार्क्स में पूछेगा। तो आप लोग ज़रूर मार्क्स में पूछेगा, तो आप लोग ज़रूर इसको देख कर चले। ओके, आप इसको देख कर चले। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन समझिए, ओके। उत्तर में आ जाएगा तो आप लोग लिखिएगा जंतुओं में पोषण कई चरणों में संपन्न होता है। ओके, तो जो पहला है बाबू, जो पहला है, तो पहला क्या है, अंतःग्रहण। क्या है पहला, अंतःग्रहण है ना। तो अंतःग्रहण का मतलब आप लोग समझिए, अंतःग्रहण का मतलब समझिए, ठीक। अंतःग्रहण का मतलब आप लोग समझिए। तो अंतःग्रहण के बारे में, तो अंतःग्रहण देखो, जंतुओं के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही अंतःग्रहण कहते हैं। यानी अंतःग्रहण का मतलब हुआ, जो जीव जंतु जो होते हैं ना, वह अपने भोजन को शरीर के अंदर घुसा लेता है, यानी ग्रहण कर लेता है। बस उसी प्रक्रिया को ही हम लोग अंतःग्रहण कहते हैं। लेकिन आप लोग यह समझिए प्रक्रिया का मतलब, आप लोग प्रक्रिया का मतलब समझिए, आप लोग जो है ना प्रक्रिया का मतलब समझिए। तो आप लोग प्रक्रिया के समझने से पहले आप लोग क्रिया का मतलब क्या होता है, काम ना। लेकिन वहीं पर प्रक्रिया लग जाता है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि कौन सी काम ना। तो यहाँ पे प्रक्रिया बोल रहा है, क्या चीज़ का काम, प्रक्रिया, भोजन। क्या बोल रहा है, भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही अंतःग्रहण करते हैं। तो आप लोग को बता रहा है यहाँ पर प्रूफ के साथ बता रहा है कि आप लोग प्रूफ के साथ बता रहा है कि भोजन को शरीर के अंदर, भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए अंतःग्रहण के बारे में। जंतुओं के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही अंतःग्रहण कहते हैं।
तो चलिए पहला आप लोगों का क्या हुआ, पहला आप लोगों का क्लियर हो गया, पहला आप लोग का क्लियर हो गया। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई इसमें पैसा की आवश्यकता नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम आप लोग को बताते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब मैं आप लोग को बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है पाचन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पाचन। तो आप लोग पाचन समझिए, शरीर के अंदर भोजन का सरल अणुओं में विघटित होना ही पाचन कहलाता है। तो इसका पाचन का मतलब बाबू समझो, शरीर के अंदर देखो बाबू, शरीर के अंदर जब हम लोग भोजन खाते हैं ना, तो भोजन जो है ना सरल पदार्थ में ना छोटे छोटे टुकड़ा में विभाजित हो जाता है। यानी आप लोग यह ऐसे समझिए, जैसे आप क्या समझते हैं, आपको पता है पेट्रोल कैसे निकलता है, जीवाश्म में से पेट्रोल निकलता है। यानी जीव जंतु मछली आर जो होते हैं ना, डॉल्फिन आर, वो समुद्र के अंदर मिट्टी से ढक जाता है तो जीवाश्म बन जाता है। लेकिन वही चीज़ को मैं मशीन के द्वारा निकाल कर लिक्विड यानी द्रव को निकाल कर और उसको मैं ये कर देता हूँ सप्लाई, यानी उसको मैं साफ़ कर देता हूँ। तो साफ़ जब होता है ना, उसको जब छाना जाता है तो उसमें से जो अच्छा निकलता है उसको क्या होता है, पेट्रोल बन जाता है। जो उससे दब नीचे होता है उसका क्या होता है, डीजल बन जाता है। लेकिन उसका जो डब होता है उसका क्या होता है, ग्रीस और कोई मोबिल आर बोल दो, वह होता है ना। तो उसी तरह शरीर के अंदर भोजन का सरल अणुओं में विघटित होना ही पाचन कहलाता है। जैसे शरीर के अंदर भोजन का सरल अणुओं में विघटित, जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है, उसमें जो खाना में प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर में लगता है ना। और शरीर में लगने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ जो जैसे छिलका हो गया ना, जैसे आलू हम लोग खाते हैं तो आलू हमारे शरीर में लगता है, और जो छिलका उल्का होता है ना वो अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है और हमारे शरीर के सरल अणुओं में विघटित यानी अलग हो जाता है। बस उसे ही हम लोग पाचन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए पाचन का मतलब, शरीर के अंदर भोजन का सरल अणुओं में विघटित तो होना ही पाचन कहलाता है। तो आप लोग चलिए तीसरी क्वेश्चन पर हम आप लोग को ले जाते हैं। तीसरी क्वेश्चन पर हम आप लोग को ले जाते हैं, तीसरी क्वेश्चन पर। ओके, तो बाबू आप लोग पढ़ाई कीजिए और लास्ट तक जुड़िएगा, हम आप लोग को पढ़ाई करवाते हैं। क्या है, अब अवक्षेपण बोल रहा है, अवशोषण बोल रहा है ना। तो अवशोषण समझिए, पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन के सरल अणु बड़ी आंत की दीवार द्वारा अवशोषित होकर रुधिर में मिल जाती है, जिसे अवशोषण कहते हैं। जैसे आप लोग अवशोषण समझिए, देखो बापू क्या बोला जा रहा है, पाचन क्रिया का फलस्वरूप, जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद हमारे शरीर में पाचन हो जाता है, ठीक। भोजन के सरल अणु मतलब जो सरल अणु होता है ना, सरल अणु वो बड़ी आंत जो होता है ना, जैसे आप लोग यहाँ पर समझिए, जैसे क्या होता है, यह बड़ी आंत हो गया, यह हमारा बड़ी आंत हो गया ना, यह हमारा बड़ी आंत है, ठीक। यह हमारा बड़ी आंत है, यह हमारा बड़ी आंत है, यह हमारा बड़ी आंत है, ठीक। लेकिन जो यह दीवार है ना, यह जो दीवारें हैं इससे ना सोख लेता है, इससे क्या होता है, इससे जो है सोख लेता है। वही बोल रहा है, वह जो बड़ी आंत है ना बाबू, रुक जाओ, हाँ। तो आप लोग देखिए क्या बोल रहा था यहाँ पर ना, पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन के सरल अणु बड़ी आंत की दीवार है। तो जो बड़ी आंत दिखा रहे थे, दीवारों से ना अवशोषित होकर रुधिर में मिल जाती है। यानी जो हम लोग लैट्रिन करते हैं ना जिस नली से, उसी नली को ही हम लोग न रुधिर कहते हैं। नीचे वाले हिस्सा से जहाँ से हमारा लैट्रिन कटता है उसे ही हम लोग रुधिर कहते हैं, ठीक, जिसे ही अवशोषण कहते हैं। ओके, तो आप लोग चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन, तो 5 टॉपिक हम आप लोग को बताएंगे। आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो चलिए मैं आप लोग को
अगली टॉपिक में बता रहा हूँ, अगली टॉपिक में आप लोग को बता रहा हूँ। ओके, तो आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ाई कीजिए। चौथा क्या बढ़ रहा है? चौथा स्वांगीकरण बढ़ रहा है। तो स्वांगीकरण आप लोग समझिए, भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही स्वांगीकरण कहते हैं। यानी भोजन को हम लोग मुंह के अंदर यानी ग्रहण करते हैं, बस उसी क्रिया को ही हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं। ओके, तो चलिए बहिष्करण, आप लोग बहिष्करण समझिए। ये लास्ट टॉपिक है, बहिष्करण। भोजन को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही बहिष्करण कहते हैं। बहिष्करण के मतलब बाबू समझिए, जब हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद पाचन क्रिया जब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? लैट्रिन करते हैं। लैट्रिन करने को ही हम लोग बहिष्करण कहते हैं। तो यहाँ पर ये परीक्षा में आएगा तो आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, भोजन को मल के रूप में, यानी भोजन जो होता है ना, क्या लैट्रिन करते हैं उसको हम भोजन करेंगे? नहीं, उसको हम अवशिष्ट पदार्थ कहेंगे। उसको हम लोग अवशिष्ट पदार्थ कहेंगे, यानी वह खाने लायक नहीं है और उसको बाहर निकाल के बिक देते हैं, उसे हम लोग बहिष्करण कहते हैं। ओके, तो आप लोगों का जो जंतुओं में पोषण कितने चरणों में संपन्न होता है वह हम लोग को बता दिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लेकिन अब मैं दूसरी क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप जो है दूसरी क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ओके, तो चलिए आप लोग दूसरी क्वेश्चन के लिए तैयार होइए और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितने अच्छे से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। तो आप समझिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोग समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, कोई वस्तु, सब पहले समझिए, कोई एक वस्तु है, वह सजीव है या निर्जीव है, उसको हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? यानी हम उसको क्या चीज़ से हम उसको पकड़ सकते हैं कि वह वस्तु सजीव है या निर्जीव है? तो यही आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो अगर परीक्षा में आए तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग सिर्फ इतना लिख दीजिएगा तो 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा, कोई भी वस्तु सजीव है, इस बात को साबित करने के लिए शोषण प्रक्रिया मापदंड का सहारा लेते हैं। यानी शोषण, यानी क्या हुआ? शोषण प्रक्रिया, यानी शोषण मतलब ना श्वास आप लोग बोल रहे हैं, श्वास प्रक्रिया का मापदंड सहारा लेते हैं। ठीक, क्योंकि आप लोग यह बताइए, जो क्या लकड़ी है, लकड़ी सांस लेगा? नहीं लेगा। आदमी सांस लेगा, सजीव वस्तु सांस लेगा। तो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है श्वास, क्योंकि सजीव इंसान इस सांस ले सकता है, निर्जीव का कोई हकीदार नहीं है, निर्जीव वस्तु जो सांस ले सकता है। ओके, तो आप लोग बोल दीजिएगा, कोई भी वस्तु सजीव है, इस बात को साबित करने के लिए श्वसन प्रक्रिया मापदंड का सहारा लेते हैं। चूँकि श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है, क्योंकि हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है ना, और हम सभी अपने दैनिक कार्य को संपन्न करते हैं। क्योंकि हम लोग सजीव हैं, हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा होता है, और ऊर्जा यानी शक्ति मिलेगा तब हम अपने दैनिक यानी हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करते हैं। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक कर, और मैं आप लोग को आगे ले जाता हूँ। ओके, तो चलिए आप लोग समझिए, अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है? आप लोग, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ओके, यह वीवीआई क्वेश्चन है। ओके, यह वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर देखिए, यह वीवीआई क्वेश्चन है। क्योंकि यह है बाबू, यह 2014-2022 में पूछा गया सवाल है। ओके, तो आप लोग ज़रूर देखिए, बोला जा रहा है अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। यानी अमीबा मान के चलें, अमीबा में जीवाणु विषाणु कवक होता है। ठीक, वो कीड़े आर में गिनती होगा। ठीक, अमीबा जीवाणु आर में। तो अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है? मतलब हम लोग आदमी है, आदमी में अलग तरीका से प्रकार का भोजन होता है, पोषण होता है, और जो अमीबा कीड़ा मकोड़ा रहता है वह अपना भोजन को यानी पोषण को अलग प्रकार से ग्रहण करता है। तो आप लोग चलिए समझने की प्रयास कीजिए, और जब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ
उसको जब मैं हटाऊंगा तब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चलिए आप लोग समझिए उत्तर में। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी जीव है। जो अमीबा है ना बाबू, वह एक कोशिकीय प्राणी जीव है। यानी जैसे इंसान दो व्यक्ति होते हैं ना, एक मादा और एक पुरुष ना, लेकिन अमीबा जो है एक कोश के प्राणी जीव है। अमीबा जो है ना, यह अमीबा है, इसमें पुरुष और जेंट्स का कोई मायने नहीं रखता है, ठीक, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। जो अमीबा है इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यह कब टेढ़ा बन जाएगा, कब यह लंबा बन जाएगा, कब यह गोल बन जाएगा, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, ठीक। यह अपना भोजन प्राणी संपोषी के आधार पर वैसाल डायटम जीवाणु विषाणु कवक को कुटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। जैसे कि आप समझिए, जैसे वैसाल है ना, वैसाल डायप्टर जीवाणु विषाणु कवक, ये सब कवक हुआ, ठीक है। लेकिन यही सब को जो अमीबा है ना, कुटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। तो कुटपाद आप लोग देखिए क्या है। कुटपाद देखिए, कुटपाद जो है ना, कुटपाद यह एक जैसे हम लोग का उंगली जैसे यहाँ पे कुटपाद है। आप लोग यहाँ देखिए, आप लोग यहाँ कुटपाद देखिए, तो यह देखिए कुटपाद, यानी ऐसे यह मुंह का आकार जैसा बना लेता है, मुंह का सांप के जैसा आकार बनाता है कुटपाद, ठीक। तो आप लोग समझिए कुटपाद आप लोग समझिए। फिर आप समझिए, अमीबा अपने सतही स्तर पर अंगुली नमा जैसा संरचना बनाता है। यानी जो अमीबा है ना, अपने सतही स्तर पर, मतलब अपने स्थान पर, अपने शरीर पर ही, स्तन पर ही अंगुली नमा जैसा संरचना बनाता है, ठीक। अंगुली नमा संरचना बनाता है जिसे कुटपाद कहते हैं। तो कुटपाद हम आपको दिखाए हैं कि सांप जैसा लोल बना दिया है, उसे ही हम लोग कुटपाद कहते हैं। यहाँ जो है कुटपाद, इसी को हम लोग कुटपाद कहते हैं, ठीक। लेकिन आप लोग देखिए, यह कुटपाद अपने चारों ओर प्याले नुमा संरचना बनाता है। जो यह कुटपाद है ना, अपने चारों तरफ ना, चारों ओर प्याले नुमा संरचना बनाता है, यानी कटोरी का आकार का संरचना बनाता है। जैसे कि आप लोग को तीर जो है यह यहाँ देख रहे होंगे, ठीक, जिसे फुटकप कहते हैं। इसकी सहायता से भोजन को चारों ओर घेर लिया जाता है। जो कुटपाद है ना, कुटपाद प्याले जैसा अंगुली बनाता है, सांप जैसा, और यह जब धरता है ना, तो यह अपने चारों ओर से घेर लेता है। उसके बाद खाद्यान्न या रसधानी का निर्माण करता है। जैसे कि हम लोग खाते हैं, जब खाना खाते हैं तो हमारा लार उत्पन्न होता है, उसी तरह अमीबा का ही खाद्यान्न या रसधान का निर्माण होता है, ठीक। अमीबा अपने शरीर से एंजाइम का स्राव करता है। जो अमीबा है ना, अपना एंजाइम स्राव होता है, जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इमाइलेज इत्यादि। ये सब भोजन को पचाने का काम करता है, ओके। जैसे आप फिर देखिए, यह एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है। क्या बोले थे, यह सब जो ट्रैप्सिन है ना, ट्रैप्सिन, पेप्सिन, इमाइलेज, यह सब ना भोजन जो है, यह इमाइलेज भोजन को पचाने का कार्य करता है, ओके। भोजन का पाचन खाद्यान्नी रिटिका में होती है। यह जो भोजन है ना बाबू, यह रिटिका यानी यहाँ पर पचता है। आप लोग तीर देखिए, इसमें जाकर पचता है, इसमें पचता है, ओके, इसमें पचता है, ओके। और इस प्रकार से अमीबा सारा पोषक तत्व को ग्रहण कर अपच पदार्थ का छिद्र या रिक्त के सहारे बाहर निकाल देता है। यानी आप लोग देखिए, छिद्र जो है ना, यह छिद्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। इस प्रक्रिया से अमीबा अपना भोजन का कार्य करता है। तो आप लोगों को अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोग को
तीसरी क्वेश्चन पर लेता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं अगर, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी आप लोग को 5 नंबर में पूछा जाएगा। 5 नंबर में पूछा जाएगा, ओके, 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ की स्थिति में होते हैं। जैसे यहाँ पर यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना, श्वसन के लिए ऑक्सीजन तो जरूरी है ना, लेकिन जलीय जीव से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन स्थलीय जीव कैसे प्राप्त कर रहा है, कैसे लाभ, यानी स्थलीय जीव, जब जलीय जीव से ज़्यादा स्थलीय जीव सांसें ले रहे हैं, यानी जलीय जीव कम ऑक्सीजन ले रहे हैं और स्थलीय जीव जैसे हम लोग मानव है तो हम लोग ज़्यादा श्वास ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं। वही यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि कैसे ले रहे हैं। तो आप लोग आइए उत्तर में आप लोग लिखिएगा, जलीय जीव जल में घुला हुआ ऑक्सीजन का उपयोग करता है। जो जलीय जीव है ना, जल में ऑक्सीजन होता है, तो वही ऑक्सीजन, जल में ही ऑक्सीजन का मात्रा होता है, तो जलीय जीव वही पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन का उपयोग करता है, ठीक है। और वायु में उपस्थिति ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वायु जो है ना, वायु जो हवा चलता है उसके उपस्थिति में ना ऑक्सीजन का मात्रा बहुत होता है, हवा में ऑक्सीजन का मात्रा बहुत होता है, ठीक, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जबकि जल में घुला हुआ ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर फिर बता रहा है, जबकि जल में घुला हुआ ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है। अब फिर यहाँ देखिए, स्थलीय जीव को अपना दैनिक कार्य करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें श्वसन अंग विशेष रूप से पाया जाता है। अतः इस प्रकार से श्वसन क्रिया में स्थलीय जीव अधिक लाभ को अस्तित्व में होते हैं। जैसे कि आप लोग इतना भी लिख सकते हैं कि जलीय जीव को अधिक कार्य, देखो इसका मतलब यह बोला गया है कि जो जलीय जीव है ना, जलीय जीव है, उसको उतना कार्य करना, यानी उसको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, तो वह कम ऑक्सीजन में भी वह अपने दैनिक जीवन को चला सकता है, यानी वो अपना जीवन चला सकता है। लेकिन हम लोग मानव है, हम लोग धरती पर रहते हैं, तो हम लोग मानव है, तो हम लोग क्या होता है, हम लोग को बहुत सारा काम करना पड़ता है ना। हम लोग को क्या खेती पथारी नौकरी चौकरी पहाड़ना बहुत काम करना पड़ता है। तो हम लोगों को जितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा उतना ज़्यादा हम लोग को ऑक्सीजन का आवश्यकता होगा, तब जाकर हम लोग अपने काम कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर आपको बता रहा है, जैसे कि एक मोटरसाइकिल है, जितना मोटरसाइकिल जितना मजबूत रहता है, जितना महंगा रहता है, उसको लिए पेट्रोल बहुत अधिक लगता। तो उसी तरह यहाँ पर ही जलीय जीव का काम करने नहीं पड़ता, तो वह कम ऑक्सीजन में भी अपना दैनिक कार्य चला सकता है। और मानव को बहुत काम करना पड़ता है, तो वह अपने काम को ज़्यादा ऑक्सीजन में जीवन चलाएगा, तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। लेकिन आप लोगों को यह क्लास अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।